चलें। तो आज जो हमने टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करना है, वो हमारे पास ये है कि हमें एक ट्रुथ टेबल बनाना है सबसे पहले। ओके, हम यहाँ पे ना आज एक ट्रुथ टेबल बनाना एक एक ट्रुथ टेबल बनाने लगे हैं सबसे पहले, क्योंकि उससे हमने एक रिजल्ट के बारे में पढ़ना है। अभी हम क्या करते हैं, मैं कंप्लीट स्टेटमेंट को नहीं लिख रहा। हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि मान लें कि हमें ये बात प्रूफ करनी है कि P इम्प्लाइज Q लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है निगेशन P और Q के। ओके। ये हमें जो बात है P इम्प्लाइज Q जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हम कह रहे हैं निगेशन P और Q के। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं और जल्दी से इसे देखते हैं कि क्या ये वाकई ही दोनों जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं या नहीं। क्योंकि मैंने आपको एक बड़ा आसान मेथड सिखाया था, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल आप ये बात प्रूफ कर सकते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट्स या कोई भी दो एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो आपको ये बात नजर आ रही होगी कि हमारे पास जो टोटल यहाँ पे जो वेरिएबल जो स्टेटमेंट वेरिएबल यूज हुए हैं वो सिर्फ दो यूज हुए हैं। एक हमारे पास P यूज हुआ है और एक हमारे पास Q यूज हुआ है। एक हमारे पास P है और एक हमारे पास Q है। इसके अलावा आपको पता है कि जो निगेशन के अंदर है वो तो हम खुद बनाएंगे बाद में। निगेशन तो हम खुद स्टेटमेंट वेरिएबल्स का जो है हम खुद करते हैं। तो हमारे पास दो ही स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं, ऊपर एक P है और एक Q है। और इसके केसेस कुछ इस तरह से बनेंगे कि Q के अंदर जो केस आएंगे वो इस तरह से आएंगे। ये बातें मैंने अब आपको सिखाई नहीं, तो मैं इनको जल्दी से जो है वो लिख रहा हूँ। ओके, ये हमारे पास बन गया। ओके, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि आप अगर ऊपर एक्सप्रेशंस दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर देखें तो सिर्फ हमें निगेशन P की ज़रूरत है, इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले निगेशन P फाइंड कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि अगर हमें निगेशन Q की ज़रूरत नहीं है तो हम निगेशन Q फाइंड नहीं कर रहे। ओके, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हमने फाइंड करके क्या करना है, जो चीज़ हमें अपने एक्सप्रेशंस को इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम सिर्फ वही फाइंड कर रहे हैं। तो P का निगेशन आपको करना आता है कि जो ट्रू होगा उसे फॉल्स कर देंगे और जो फॉल्स होगा उसे ट्रू कर देंगे, यानी कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगी। P के अंदर, P की कॉलम के अंदर यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी। ओके, ये हमारी ऑपोजिट होगी। तो अब हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि P इम्प्लाइज Q कर लेते हैं। सबसे पहले हम P इम्प्लाइज Q कर लेते हैं। तो अब आपको ये बात पता है कि P इम्प्लाइज Q, ये आपका फॉल्स कब होता है? ये आपका तब फॉल्स होता है when P is true, when P is true and Q is false. P is true, Q is false, the whole compound proposition P implies Q becomes false. इसके अलावा आपको पता है कि बाकी सारे केसेस में क्या होता है, ट्रू होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि वो केस ढूंढते हैं जहां पे जो P है वो ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो देखें, P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, सिर्फ एक ये वाली रो है सेकंड जिसके अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स। ओके, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक बारी पहले वो रो सर्च करेंगे जिसके अंदर P इम्प्लाइज Q जो है वो फॉल्स होता है, तो उसके बाद आपको पता है कि बाकी सब केसेस में वो क्या होता है, ट्रू होता है। क्योंकि अगर वो दोनों अगर फॉल्स हैं या ये फॉल्स है, कोई जब P फॉल्स हो तो ये मैटर नहीं करता कि ट्रू है या Q ट्रू है या फॉल्स है, तो वो दोनों ट्रू ही होंगे। और P Q है, ट्रू है, तो उसने तभी उस केस में क्या आना है, ट्रू ही आना है। तो हमने ये जो इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट था सारी डिटेल के अंदर हम ये बात करके आए हुए हैं कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। और मेरे ख्याल से मैंने काफी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इन चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये हमारे पास बन गया P इम्प्लाइज Q और ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, निगेशन P और Q ये फाइंड करना है। अब निगेशन P और Q हम कैसे फाइंड करेंगे, ये बात तो आपको समझ आ गई ना कि हमने P का
कंडीशनल स्टेटमेंट निकाला है क्यू के साथ। अब हम निगेशन पी और क्यू, ये देखें निगेशन पी, ये वाला निगेशन पी और क्यू, डिसजंक्शन करना है इनका। अब आपको ये बात पता है कि डिसजंक्शन आपका फॉल्स कब होता है? डिसजंक्शन आपका फॉल्स सिर्फ उसी केस में होता है जिस केस में दोनों फॉल्स हों, क्योंकि इसके अलावा डिसजंक्शन बाकी सब केसेस में ट्रू होता है। कोई एक भी ट्रू हो या अगर दोनों ट्रू हो तो आपका जो डिसजंक्शन है वो उसका आंसर जो या उसका जो रिजल्ट है या उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो आपकी क्या रहती है? ट्रू रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम वो रो ढूंढेंगे जहाँ पे दोनों फॉल्स हों। तो देखिएगा हमने यहाँ पे सर्च किया तो हमें सिर्फ एक ही रो नजर आई, सेकंड वाली अगेन, जहाँ पे दोनों फॉल्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इस रो में क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और रो में देखें तो दोनों फॉल्स नहीं हो रहे, दोनों ट्रू है या कोई एक ट्रू है। तो डिसजंक्शन आपको पता है कि दोनों ट्रू हो या एक ट्रू हो तो उसका आंसर जो है वो ट्रू आता है। तो ये आपका ट्रू आ गया, ये भी आपका ट्रू आ गया, ये भी आपका ट्रू आ गया। अब हमें जो करना था वो ये था, हमने देखना है कि क्या ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है? तो ये दोनों यस बिल्कुल सर। आपस इक्विवेलेंट है। ओके, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों के कॉलम्स के अंदर क्या हुआ है? सेम ट्रुथ वैल्यूज हैं। दोनों के कॉलम के अंदर आपका क्या है? सेम ट्रुथ वैल्यूज दोनों के अंदर इंक्लूडेड है। अब मैंने आपको ये, अब आप अभी सोचेंगे कि मैंने आपको ये ट्रुथ टेबल जो है वो क्यों करवाया है। ओके, हम कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने वाला हूँ कि मुझे करना क्या था, मुझे चाहिए क्या है। ये बात आपको मैं, क्योंकि हेडिंग वगैरह नहीं दे रहा, सिर्फ आपको ओवरव्यू देने लगा हूँ। कोशिश करिएगा कि आप उसको खुद सोचें पहले। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि पी एंड क्यू का अगर निगेशन करना है, पी एंड क्यू का अगर निगेशन करना है तो ये किस चीज के इक्विवेलेंट आएगा? ये किस चीज के इक्विवेलेंट आएगा? हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सिंपली क्या किया था, निगेशन पी रखा, दोनों का ऑपोजिट किया और दरमियान में एंड रख दिया। आपको पता चला कि ये इक्विवेलेंट नहीं होते। ओके, इसी तरह और के लिए भी हमने बात की थी। चलिए, हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये था। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि हमने फिर जब मजीद इसको एक्सप्लोर किया कि पी एंड क्यू का निगेशन करेंगे तो क्या होगा, तो हमने एक डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा। डिमॉर्गन्स लॉ ने हमें ये बताया कि जब भी किसी एंड स्टेटमेंट का निगेशन करें तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करें किसे? और में। और देन दोनों प्रोपोजिशंस का क्या करें? निगेशन करें। देन दोनों प्रोपोजिशंस का निगेशन करें। इसी तरह आपको समझ आ गई होगी कि अगर पी और क्यू की बात करते, अगर पी और क्यू की बात करते तो सबसे पहले उसे किस में कन्वर्ट करते? एंड में कन्वर्ट करते, और देन पी को और क्यू को दोनों को क्या करते? निगेशन में लेके जाते। अब देखिएगा मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने वाला हूँ, ये हमने पढ़ा था पहले। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम P इंप्लाइज Q का निगेशन करते हैं तो क्या होगा? यानी देखें, अगर ये बात हमने, अगर ये चीज हमने ट्रुथ टेबल में करनी हो ना, देखें मैं अब आपको एक छोटा सा एक डिफरेंस बताने लगा हूं। देखें, ये आपके पास P इंप्लाइज Q की यहाँ पे ट्रुथ वैल्यूज है ना, विद द हेल्प ऑफ P एंड Q, आपने P एंड Q की मदद से ये P इंप्लाइज Q निकाला है। अगर मैं आपको कहूंगा ना ट्रुथ टेबल के अंदर P इंप्लाइज होल का निगेशन करें, तो वो तो आप सिंपल करेंगे, जो चीज है निगेशन में चली जाएगी। मेरा ये नहीं है कि उसको निगेशन करने का मतलब है उसको ऑपोजिट कर दें। मेरा क्वेश्चन इस वक्त ये है कि एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब हमें लाइफ टाइम के लिए एक एक्सप्रेशन मिल जाए ना, कि हम हमेशा अगर किसी भी बात का किसी भी इनकंडीशनल स्टेटमेंट का अगर निगेशन करना चाहते होंगे तो हम उसके इक्वल लिखेंगे उसको। हमें एक रिजल्ट जो है वो यहाँ से निकालना है, एक रिजल्ट यहाँ से प्रोड्यूस करना है, ताकि उसको हम आगे इस्तेमाल करें। जिस भी जगह पे हमें पी इंप्लाइज क्यू की जरूरत पड़ेगी वो एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। वो एक्सप्रेशन क्या होगा? एनीवन, क्योंकि अब डिमॉर्गन्स लॉ ने हमें ये तो बताया था ना कि चले एंड, अगर एंड स्टेटमेंट है तो उसे और में कन्वर्ट कर दो, और है तो उसे एंड में कन्वर्ट कर दो, और जो दोनों प्रोपोजिशन है उनका निगेशन कर दो। लेकिन उसने ये तो नहीं बताया था कि अगर आगे भाई आपको एक और प्रॉब्लम आने वाली है कंडीशनल स्टेटमेंट की, उसके लिए ऐसे कर लेना। अब कंडीशनल जो डिमॉर्गन्स लॉ था उसने हमें बस इतना ही करवाया है।
अब हमें खुद सोचना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई मतलब कोई प्रॉपर इसके लिए कुछ कोई चीज़ नहीं थी। अब देखते हैं कि होता क्या है। अभी आपने ऊपर देखा होगा। मैं अब आपको ना थोड़ा-सा इलैबोरेट करने वाला हूँ। देखें, हम अब हम ये एक्सप्रेशन निकालने लगे हैं। ये इस वो जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए है P इम्प्लाइज़ Q का जो नेगेशन चाहिए वो मैं यहाँ पे फाइंड करने लगा हूँ। तो ज़रा देखिएगा ज़रा ध्यान से। अभी मैंने आपको एक चीज़ करवाई। मैंने आपको कहा कि P इम्प्लाइज़ Q लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है नेगेशन P और Q के। ऐसा मैंने कहा और हमने इस बात को प्रूफ भी किया। मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ मेरी बात को एक्सेप्ट किया, ठीक है सर ने कह दिया है ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे तो शायद लॉजिकल इक्विवेलेंट होंगे। हमने इस बात को प्रूफ करके देखा है कि ये दोनों आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि यार ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका नेगेशन करना है, इसका। क्योंकि आपको पता है कि हमें ये नहीं पता कि इम्प्लीकेशन को का जो ऑपरेटर है वो किस में कन्वर्ट होगा और इसका नेगेशन हम डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। इसका नेगेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपको बात याद होगी कि जब भी मैथमेटिक्स के अंदर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करवाते हैं तो हम दोनों तरफ ही करवाते हैं। ओके? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस मतलब कि हमें शुरू से अब ये पता है कि P इम्प्लाइज Q इसके इक्वल होता है। हमें शुरू से अब ये पता चल गया है। अब हमें क्योंकि याद रहेगा ना हमारे लिए ये एक रिजल्ट बना दिया ना हमने इसको मैंने करवाया इसलिए ताकि इसको हम एक रिजल्ट बना दें। P इम्प्लाइज Q लॉजिकल इक्विवेलेंट है नेगेशन P और Q के। ओके, टेकिंग नेगेशन लेते हैं बोथ साइड्स पे क्योंकि हम डायरेक्ट जो है कंडीशनल स्टेटमेंट को का नेगेशन नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो P इम्प्लाइज Q लॉजिकल इक्विवेलेंट है निगेशन P और Q के। ये बात आपको पता है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बोथ साइड्स पे निगेशन अप्लाई कर दिया। ओके, ये बात आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर जब आप कोई चीज मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करवा रहे होते हैं तो अगर आप कोई चीज वहां पे बाहर से भी लेके आ रहे हैं तो आप उसको जो इक्वालिटी का जो सिंबल होता है उसको इक्वल रखने के लिए आप दोनों तरफ जो है वो चीज जो है वो रखते हो ताकि आपका जो इक्वालिटी है वो कभी भी वहां से खराब ना हो। ओके, मतलब आप अगर जैसे कोई भी मतलब जैसे अगर आप कोई चीज बाय करने के लिए जाते हो जो आपको केजी के अंदर जो आपको मिलती है उसमें कभी ऐसा तो नहीं होता कि वेट जो है वो ज्यादा रख दिया जाए और आपको जो चीज आपने लेनी है वो आपको कम दी जाए। इक्वल करके दी जाती है ना, जहां वो इक्वल होती है वहां पे आपको वो चीज जो है वो दे दी जाती है और ऐसा नहीं होता कि वहां से हम जो है वो ऊपर नीचे उसको करें। तो अब आपने यहाँ तक देख लिया। अब आपको पता है इस साइड को तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना, इसको तो मैं चलाऊंगा। मेरा दूसरी तरफ जो है वो आंसर निकलेगा खुद। मेरा जो दूसरी तरफ है आपको अब तक समझ आ चुकी होगी कि दूसरी तरफ हमारा जो है वो आंसर निकलने वाला है। कैसे आंसर निकलेगा दूसरी तरफ आप अगर नोट करें तो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, द मॉर्गन्स लॉ। इस स्टेप के ऊपर हम क्या अप्लाई कर देंगे, द मॉर्गन्स लॉ। क्योंकि दूसरी तरफ तो अप्लाई हो सकता है ना, मतलब दूसरी तरफ तो आप खुद देख रहे हैं कि द मॉर्गन्स लॉ खुद अप्लाई हो रहा है। किसी भी और स्टेटमेंट का निगेशन करना हो तो द मॉर्गन्स लॉ ने हमें एक लाइफ टाइम के लिए एक बात बता दी है कि आप उसको एड स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें और जो पी और क्यू है उसको आप क्या करें, सिंपली पी और क्यू को आप सिंपली कन्वर्ट करने और उनको निगेशंस के अंदर ले जाएं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे पी ऑलरेडी जो है वो निगेशन के अंदर है। मैं यहाँ पे देखें और की जगह पे मैं एंड लिख देता हूँ, और की जगह पे मैंने एंड लिख दिया, क्यू के साथ निगेशन आ गया, पी के साथ ऑलरेडी निगेशन था तो उसके साथ एक और निगेशन आ जाएगा। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, देन हमने एक और बात पढ़ी थी कि इफ अगर हम किसी भी प्रोपोजिशन का निगेशन करके उसको दोबारा निगेशन ही कर दें, एक बार निगेशन किया एक बार फिर निगेशन कर दिया तो वो किसके इक्वल हो जाता है, पी के इक्वल हो जाता है। वो आपका किसके इक्वल हो जाता है, पी के इक्वल हो जाता है। तो नीचे हम लिख देते हैं बाय, या सिर्फ लिख देते हैं डबल निगेशन लॉ। हमने पढ़ा था डबल निगेशन लॉ। तो आपका एक रिजल्ट निकल आया जी, P implies Q लॉजिकल इक्विवेलेंट है निगेशन P के। ये जो एक्सप्रेशन है इसके इक्वल क्या लिखा हुआ है, इसके इक्वल हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, P एंड निगेशन
क्यू। यहाँ अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। किसी को भी अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। आई होप ये हमने रिजल्ट बना दिया है। जब भी हमें किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर निगेशन करना है तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? पी एंड निगेशन क्यू। हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? पी एंड निगेशन क्यू। यस सर। ओके, एक बात और, ये देखिएगा जरा, ये जो P implies Q है ना, ये आपका इसका जो निगेशन है ना, इसके ब्रैकेट के अंदर अगर आप नोट करें तो इसका मतलब क्या है? इफ P implies Q का मतलब क्या होता है? इफ P देन Q, ऐसा होता है? यही होता है ना, मतलब यही बताया मैंने आप लोग को। यस सर। बट याद रखिएगा, इसका जो निगेशन है वो आपका कभी भी स्टार्ट इफ से नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर अब नहीं नजर आ रहा राइट हैंड साइड पे। तो जब हम इसका निगेशन लिखेंगे तो हम वहां पे इफ और देन नहीं लिखेंगे। इफ और देन कब आएगा? जब आपका इम्प्लीकेशन का सिंबल होगा, ये एरो वाला सिंबल होगा, तभी आप पी और क्यू उसके साथ जो है वो इफ और देन लगाते हैं, क्योंकि वो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है ना, इम्प्लीकेशन होती है। इसमें तो कोई भी कंडीशनल जो ऑपरेटर है वो यूज नहीं किया जा रहा है, ये तो सिंपल एंड है। तो अभी मैं आपको एक अपनी जो बात है उसको थोड़ा सा आसान करता हूं आपके लिए। देखिएगा, मान लें कि, क्योंकि ये हमने किया क्या है, हमने किया है इसलिए कि देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं गिव निगेशन, मुझे निगेशन दो। ओके, गिव निगेशन, गिव निगेशन, मुझे आपने निगेशन देना है। किस बात का निगेशन देना है मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। स्टेटमेंट है कि इफ अली लिव्स इन पाकिस्तान, इफ अली लिव्स in Pakistan, if Ali lives in Pakistan, then he lives in Lahore. Then he lives in Lahore. ओके, अगर अली पाकिस्तान में रहता है तो वो फिर लाहौर में रहता होगा। ओके, देन वो लाहौर में रहता होगा। अगर अली पाकिस्तान में रहता है तो इसका मतलब है वो फिर पाकिस्तान की एक सिटी जो है लाहौर, उसके अंदर वो रहता होगा। तो मैंने आपसे कहा कि गिव निगेशन, मुझे इस बात का निगेशन चाहिए, गिव निगेशन। तो आपने सबसे पहले नोट किया आके कि यार अच्छा ये तो इफ है देन है, मतलब ये कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके, सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, और कंडीशनल स्टेटमेंट का जब भी निगेशन करना है तो एक रिजल्ट याद करवा दिया हमने, पी एंड निगेशन क्यू। पी एंड निगेशन क्यू। अगर मैं अब अगर देखें सिंपली, अगर मैं आपसे, मैं यहाँ पे करता हूँ सोल्यूशन। अगर मैं आपसे सिंपली कहता कि अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे पी क्या होगा, तो आप क्या कहते? अली लिव्स इन, इफ नहीं आएगा, अली लिव्स इन पाकिस्तान, अली लिव्स इन, अली लिव्स इन पाकिस्तान, और आपका क्यू क्या है? आपका क्यू बन जाएगा ही लिव्स इन लाहौर, ही लिव्स इन, ही लिव्स इन लाहौर। तो आपका पी और क्यू आ गया। अब अगर आप देखें तो आपके लिए पी एंड निगेशन क्यू की आपको सिर्फ क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। आपको पी भी पता है, क्यू भी पता है। ओके, यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि क्यू का क्या है, निगेशन है। क्यू का क्या है, निगेशन है। तो आप इस क्यू का क्या निगेशन कर सकते हैं? क्या निगेशन बन जाएगा इस क्यू का? इस क्यू का निगेशन अगर हमें चाहिए है तो वो निगेशन हमारे पास क्या बनेगा? ही डज नॉट लिव इन लाहौर, ही डज नॉट लिव इन यस सर। लाहौर। तो हम यहाँ पे देखें, मैं आपको बता भी देता हूँ, हम यहाँ पे एक बार रिजल्ट भी लिख देते हैं। मैंने पी क्यू भी लिख दिया। हम लिख देते हैं कि पी इंप्लाइज क्यू का जो निगेशन होता है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है पी एंड निगेशन क्यू के। अब देखिए, मैं उसको ट्रांसलेट करने वाला हूँ ऊपर वाले सेंटेंस को। तो आपका जो जो आंसर है यहाँ पे वो ये बन जाएगा, अली लिव्स इन, अली
lives in Pakistan. Ali lives in and ओके देन नहीं एंड, क्योंकि एंड लगा हुआ है ना, हमें 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 तो ये लिखना है, इसका निगेशन क्या होता है, ये होता है। तो अली लिव्स इन पाकिस्तान एंड निगेशन क्यू, हमारे पास क्यू है तो निगेशन तो हमें करना आता है। अगर क्यू है ही लिव्स इन लाहौर तो निगेशन क्यू हो जाएगा, ही डज नॉट लिव इन लाहौर। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही डज नॉट लिव इन लाहौर। तो ये आपका जो है वो आंसर बन जाएगा। और इस आंसर के अंदर अगर आप नोट करें इफ और देन, आपका खत्म हो गया है निगेशन। आपका जो P implies Q का जो निगेशन है वो कभी भी इफ से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, इफ से स्टार्ट वो नहीं होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं। सर एक दो काइंडली पूरा पेज दिखा देना। ओके तो आई होप कि आपको लोगों को यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं सिर्फ आप लोगों से जो है वो वैसे सिर्फ हमने अभी आगे ही पढ़ना है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि बस इसको इसको मैं ना लिखूं, लेकिन आपको इस आप में से कोई एक बच्चा जो है वो इसका आंसर मुझे बता दे, और बाकी जो है वो अपनी कॉपीज के ऊपर या अपने नोट्स के ऊपर खुद उसका जो सोल्यूशन है लिखने, ताकि आपको भी पता चले कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, आप भी मतलब उसी हमारे बिल्कुल मतलब जो अभी तक आप बिल्कुल आपके जो स्किल्स हैं जो आपको समझ आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। तो मैं एक जल्दी से एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ माई कार इज इन द रिपेयर शॉप, माई कार इज इन द if my car is in the repair shop, then I cannot get to class. Then I cannot get to class. ओके तो आप लोगों का सिर्फ काम इतना है कि आपको इस बात का निगेशन जो है वो बताना है। सबसे पहले क्या देखना है कि क्या ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि निगेशन ऐसे नहीं कि बस निगेशन करते जाना है आप लोगों ने। सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस चीज का निगेशन कर रहे हैं। Yes, sir. If my car is in repair shop, P हो जाएगा. My car is in repair shop. इफ क्यों, इफ कहां से आ जाएगा? If नहीं, my car is in repair shop. जी, पी जो है वो आपका क्या होगा, माई कार इज इन द रिपेयर शॉप। ओके, बिल्कुल ठीक है। और Q होगा I और cannot get to class. ठीक है, क्यू आपका होगा आई कैन नॉट गेट टू क्लास। ये याद रखिएगा, क्यू आपका क्या होगा, आई कैन नॉट। पहले ही वो फॉल्स में है, मतलब पहले ही वो जो बात है वो फॉल्स में। अब आपको इसका ऑपोजिट करना है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, आपको क्यू जो है उसका निगेशन क्यू करना है। तो अगर Yes, sir. क्यू आपका पहले ही आई कैन नॉट गेट टू क्लास है तो आपका I निगेशन can क्यू get क्या to हो जाएगा, class. आई कैन टू क्लास। ओके, वो आपका क्या बन जाएगा, आई कैन गेट टू क्लास। तो आपका जो पूरा जो इम्प्लीकेशन का जो पूरी स्टेटमेंट है उसके निगेशन की, वो क्या बन जाएगी, माई कार इज इन द रिपेयर शॉप, माई कार इज इन द रिपेयर शॉप एंड आई कैन गेट टू क्लास। माई कार इज इन द रिपेयर शॉप एंड आई कैन गेट टू क्लास। ओके, तो ये आपको इसका आंसर मिलेगा। मैं आपको एंड पे एक फाइल दिखाऊंगा जिसके अंदर ये कुछ 4 to 5 एग्जांपल्स होंगी, जिसको आप और भी मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं आपको भी पूरा इसके लिए एक असाइनमेंट भी देने वाला हूँ, और आपका जो भी फिर हम देख लेंगे उससे आपका मिड भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है और आपने कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होंगी आपकी। तो आई होप कि आपको ये इम्प्लीकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। और इसके अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट या किसी भी इम्प्लीकेशन का जो हम लोग निगेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, हमने कहाँ से निकाला है, किस तरह हमने एक रिजल्ट बनाया है, वो सारा आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग मजीद आगे कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का निगेशन करना आ गया। कंडीशनल स्टेटमेंट का
निगेशन करना आ गया। अब हम ये करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास, और वो है सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्लीकेशन। ये हमने पढ़ा था, ओके, इम्प्लीकेशन, क्योंकि ये इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट के आगे से ही सारी चीजें निकल रही है ना, तो इम्प्लीकेशन को हमेशा हमें जो है वो पॉइंट आउट करना पड़ता है कि इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट ये हमने पढ़ी है। पी इम्प्लाइज क्यू जो है आपका, वो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये हमने पढ़ा है और बड़ा डीप और बहुत डिटेल में हमने इसे पढ़ा, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो ये पढ़ने वाले हैं कन्वर्स, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। ओके, ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव और निगेशन। निगेशन आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है, निगेशन आप लोगों ने कर लिया है। अब मैं बात करूंगा कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव की। ओके, तो सबसे पहले तो याद करते हैं ना, देखिए मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा। देखिए इम्प्लीकेशन जो है, इम्प्लीकेशन जो था, इम्प्लीकेशन या आपका जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, या जो आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं P implies Q, P implies Q, ऐसे ही करते हैं ना। कंडीशनल स्टेटमेंट या इंप्लीकेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P implies Q की बात ध्यान से सुनिएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट का, कंडीशनल स्टेटमेंट का ही हम क्या निकालने वाले हैं? कन्वर्स, उसी का इनवर्स, उसी का कंट्रापोजिटिव। ओके, तो जो आपका कन्वर्स होता है ना, आपका इंप्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी क्या होती है? P implies Q। तो इस इंप्लीकेशन का या इस कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कन्वर्स होता है वो सिंपली क्या होता है? Q implies P, कन्वर्स। ओके, उल्टा कर दिया सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मतलब डिफिकल्ट या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप मतलब आपके लिए कंफ्यूजन हो। सिर्फ क्या किया, जो P implies Q था उसका हमने क्या कर दिया, कन्वर्स में हम उसको कैसे लिखते हैं? Q implies P। ओके, इंप्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर हमने कन्वर्स निकालना है, कन्वर्स का मतलब ये होता है कि आप उसको ऑपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे क्या था? P इंप्लाइज कर रहा था किसको? Q को। अब Q इंप्लाई कर रहा है किसको? P को। इनवर्स क्या होगा? बल्कि ऐसा करते हैं, पहले कंट्रा पॉजिटिव की बात कर लेते हैं पहले। कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा? कंट्रा पॉजिटिव, आपका जो कंट्रा पॉजिटिव है वो आपका क्या बनेगा? निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? P इंप्लाइज Q। कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा? एक तो वो कन्वर्स, कंट्रा है ना, कन्वर्स तो था, उसको सिर्फ क्या कर दिया, साथ में निगेशन में, साथ निगेशन भी कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया? कंट्रा पॉजिटिव। लास्ट है इनवर्स। इनवर्स के अंदर आपका P इंप्लाइज Q ही रहता है, आपका P इंप्लाइज Q ही रहता है, लेकिन सिर्फ क्या होता है, साथ में निगेशंस आ जाते हैं। ये आपका इनवर्स होता है। ओके, ये आपका उसका क्या होता है? इनवर्स होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का। ये तीनों टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इनका कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है या आपको समझ नहीं आएगा। देखिए मैं सिंपली, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल की हेडिंग बनाता हूँ, आपको 1 मिनट में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मान लें आपके पास एक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन मैं जैसे बताने वाला हूँ बिल्कुल वैसे ही आने वाला है आपको। इफ it rains today, then I will stay at home. Then I will stay at home. ये आपको क्या किया, एक
एग्जाम्पल दे दी गई कि एक कौन सी एग्जाम्पल दी गई है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट दी गई है आपको। आप देख लें, आपको हमेशा एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही गिवन होगी। इफ इट रेन्स टुडे देन आई विल स्टे एट होम। ओके, इफ इट रेन्स टुडे देन आई विल स्टे एट होम। अब देखिएगा जरा यहां पे कि मुझे कहा जाता है राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। मुझे कहा जाता है कि आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट दी गई है, आप उसका कन्वर्स लिखें, उसका इनवर्स भी लिखें, उसका कंट्रापोजिटिव भी बताएं कि ये तीनों उसके क्या होंगे। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली अगर एक बार पता चल जाए ना P क्या है, Q क्या है, देन कुछ भी मुश्किल नहीं है। P क्या है आपका? It तो जो rains today. है इट रेन्स टुडे, बिल्कुल ठीक, इट रेन्स टुडे। इट रेन्स टुडे। और Q आपका क्या हो जाएगा? I'll stay at home. आई विल स्टे एट होम। ओके, आपको P पता चल गया, आपको Q पता चल गया। आपको सिर्फ मैं ये पॉइंट आउट करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता है कि आपकी जो गिवन कंडीशन है वो किस फॉर्म में है, P implies Q, कंडीशनल स्टेटमेंट है। हमें कहा गया कन्वर्स लिखें, इनवर्स लिखें, कंट्रापोजिटिव लिखें। आपको P पता है, आपको Q भी पता है। P implies Q का कन्वर्स क्या हो जाएगा? Q and P. Q implies P। ये देखें, Q. आपका जो कन्वर्स है वो क्या होगा? सिंपली Q इम्प्लाई करेगा किसको? P को। आपका Q क्या है? आई विल स्टे एट होम। तो आपका जो कन्वर्स होगा, मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं और उसके नीचे उसके आंसर्स लिखता हूं। कन्वर्स लिखने वाले हैं। कन्वर्स क्या होगा? इफ आई विल स्टे एट होम, If I stay at home. if I will stay at home, Home. then it rains today. Then. Then it rains today. Rains today. देखें, कुछ भी नहीं हमने किया, सिंपली आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट थी उस कंडीशनल स्टेटमेंट का हमने कन्वर्स निकाल दिया। कन्वर्स होता है मतलब जो चीज पहले इम्प्लाइज करी थी अब वो दूसरी चीज को इम्प्लाई करने लग गई है। सिर्फ उसका क्या करते हैं कन्वर्स में, हम उसको क्या करते हैं, P इम्प्लाइज Q को Q इम्प्लाइज P कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंट्रापोजिटिव की। कंट्रा पॉजिटिव। ओके, देखिएगा, आपको P पता है, आपको Q भी पता है। कंट्रापोजिटिव कैसे निकाला? कंट्रापोजिटिव में सिंपली क्या करना है, कन्वर्स ही रहेगा, कन्वर्स ही रहेगा, बस दोनों प्रोपोजिशंस का क्या करना है, साथ में निगेशन भी Not. कर देते हैं। P का निगेशन क्या होगा? P का निगेशन क्या होगा? इट डज नॉट रेन टुडे। एंड Q का निगेशन क्या होगा? Will आई not विल नॉट स्टे I will एट, not stay at home. बिल्कुल, आई विल नॉट स्टे एट होम। तो कंट्रापोजिटिव क्या बन जाएगा? कंट्रापोजिटिव ये बन जाएगा, इफ आई विल, सर इसके अंदर इफ F खत्म नहीं करना ना? नहीं, इसके अंदर नहीं करना, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ऊपर देखें सबके अंदर क्या है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ताकि बाकी बच्चों को भी क्लियर हो जाए। ऊपर देखें आप, सब में कंडीशनल आ रही है, कंडीशंस आ रही हैं। मैं भी बताऊंगा ये बात दोबारा भी। आई विल नॉट, इफ आई विल नॉट स्टे एट होम, इफ आई विल नॉट स्टे एट होम, if I will not stay at home, then it does not rain today. Then it does not rain. Then it does not rain today. ये आपका कंट्रापोजिटिव आ गया। अब हमें क्या लिखना है, इसका इनवर्स लिखना है बस। इनवर्स क्या आ जाएगा इसका? इनवर्स के अंदर आपको पता है क्या होता है, P implies Q ही होता है, बस साथ में क्या होते हैं, निगेशंस होते हैं। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, if it does not rain today, if it does not rain, if it does not rain today,
then I will not stay at I home. will Then not stay at home. I will not stay at home. ये आपका पूरा जो इस एग्जाम्पल का जो पूरा सोल्यूशन है, मैं कोशिश करता हूँ दिखा पाऊँ जी। ये आपका पूरा सोल्यूशन है इस एग्जाम्पल का कि अगर आपको कोई कंडीशनल स्टेटमेंट दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि उसका कन्वर्स भी लिखें, उसका इनवर्स भी लिखें, उसका कंट्रापोजिटिव भी लिखें, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये टर्म्स याद रखनी है। P implies Q का कन्वर्स क्या है, Q implies P। कंट्रापोजिटिव क्या है, निगेशन Q implies निगेशन P। इनवर्स क्या है, निगेशन P implies निगेशन Q। और ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप कन्वर्स कर रहे होते हैं, जब भी आप इनवर्स कर रहे होते हैं, जब भी आप कंट्रापोजिटिव कर रहे होते हैं, तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट में जो इफ और देन यूज हो रहा था वो सब कुछ इफ और देन रहता है। ओके, इफ और देन आपका रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि मुझे इस बात का निगेशन भी दें, अगर मैं आपसे कहता मुझे इस कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या चाहिए है, निगेशन भी चाहिए, तो कोई बच्चा बता सकता है इसका निगेशन क्या होगा? एनीवन? सर इफ खत्म हो जाना था, इफ खत्म हो जाना था। हाँ जी, इफ खत्म होगा, उसके बाद मुझे आंसर बताना है आपने। वो तो मुझे भी पता है कि इफ खत्म हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ये होगा, पी आपका क्या है, इट रेन्स टुडे। क्यू आपका क्या है, आई विल नॉट स्टे एट होम। आपको पता है कि जब आप निगेशन करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो वो किसके इक्वल आता है? वो आता है पी एंड निगेशन क्यू के। पी एंड निगेशन क्यू के इक्वल आता है। तो उसका आंसर क्या बनेगा? उसका बनेगा इट रेन्स टुडे एंड आई विल नॉट स्टे एट होम। एंड आई विल नॉट, ये जिस भी बच्चे का माइक जो है जिसमें से ये शोर आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। इसका जो निगेशन है वो क्या बनेगा? वो बनेगा इट रेन्स टुडे, it rains today and I will not stay at home, and I will not stay at देखिए, जब आप निगेशन लिखते हैं ना कंडीशनल स्टेटमेंट का, तो इफ और देन नहीं आता, इफ से स्टार्ट नहीं होती। आपकी जो स्टेटमेंट है वो इफ से स्टार्ट नहीं होती। लेकिन जब आप इनवर्स, कंट्रापोजिटिव और कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव लिखते हैं, तो आप इफ और देन में ही रहते हैं, क्योंकि वहां पे कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज हो रहे थे। अच्छा, चले यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। एक बात बताएं मुझे, हमने एक बात सर पढ़ी एक ना, हमने नेगेशन में एग्जांपल पढ़ी थी, जी अली जी लिव्स इन पाकिस्तान एंड ही डज नॉट जी, लिव्स इन लाहौर, आएगा ना उसका नेगेशन? क्या आएगा? वो अली तो मैंने लिव्स इन आपको करवाई थी पाकिस्तान ना। एंड ही डज नॉट लिव्स इन लाहौर। हाँ जी, सर वो वो तो मैंने थोड़ा सा आपको पेज आपने, ये सर मैंने तो कराई ये थी आपको, आपने। हाँ जी, मैंने आपको करवाई थी ना, ये लिखी थी ना, अली लिव्स इन पाकिस्तान ठीक है सर, थैंक यू। एंड डज नॉट लिव इन लाहौर। ओके, अच्छा चलिए अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कि कुछ फैक्ट्स होते हैं हमारे पास, वो फैक्ट्स किस तरह के होते हैं और क्या होते हैं। आपने एक बात पढ़ी, आप देखें, आप लोग ना थोड़ा सा थिंक नहीं करते चीजों को ना, थोड़ा सा सोचा करें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। पी इंप्लाइज क्यू, मैंने आपसे कहा इसका जब निगेशन किया जाता है तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है किसके? पी एंड निगेशन क्यू के। ये बात आपको पता है, ये हमने कहां से रिजल्ट निकाला है। ओके, ये रिजल्ट आपको पता है हम लोगों ने किस तरह से निकाला है। पहले हमने कोई और चीज लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूफ की, उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हमने ये करके दिखा दिया। ओके, अब ये हमारे लिए रिजल्ट बन गया है कि भाई जब भी पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन करना है तो उसका आंसर होता है पी एंड निगेशन क्यू। ओके, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये तो था आपका निगेशन, मैं ऊपर हेडिंग देता जाता हूं, ये था आपका निगेशन। मुझे एक बात बताएं, कन्वर्स की बात करता हूं मैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि P इंप्लाइज Q लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा Q इंप्लाइज P के? क्योंकि हमने कन्वर्स कर तो रहे हैं, हम एक चीज कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ये बात भी तो करनी चाहिए कि क्या वो इक्विवेलेंट भी होंगे या नहीं होंगे। एनीवन?
हाँ होंगे सर। ओके, अगर हमें इसको चेक करना हो कि वाकई क्या ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सर ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल। तो मैं अगर आपको सर बता, नहीं होंगे। बिल्कुल जिस भी बच्चे मेरा ने नहीं कहा है ख्याल सर बिल्कुल होंगे। ठीक, जिस भी बच्चे ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि ये नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो P है वो इम्प्लाइज कर रहा है किसको? Q को, और क्यों? यहाँ पे Q इम्प्लाइज कर रहा है P को। मतलब ये हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स कब होगी? ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका फॉल्स तब होगा जब आपका P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, और क्यों तब फॉल्स आपका हो? P फॉल्स होगा। और ये कब फॉल्स होगा? जब आपका Q ट्रू हो। क्यों जब ट्रू आपका हो पी Q फॉल्स हो? ट्रू हो और P फॉल्स हो, तब आपका ये फॉल्स होगा। तो दीज आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। ये आपका एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा कि कन्वर्स ये कन्वर्स है ना, मैं लिख देता हूं, ये कन्वर्स है और ये इंप्लीकेशन है। कन्वर्स और इंप्लीकेशन आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होते। ये बात आप ट्रुथ टेबल बना के भी प्रूफ करके देख लीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारा शॉर्ट है, हमने 2-3 चीजें अभी और भी पढ़नी है। ओके, ये हो गया कन्वर्स। ओके, देन लेट टॉक अबाउट इनवर्स। इनवर्स के बारे में बात करते हैं। क्या P implies Q अगर आपका इंप्लीकेशन था, ये था ना, हम यही कह रहे थे ना, P implies Q। अब क्वेश्चन ये था कि क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे या ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि हमने एक चीजें पढ़ी है ना, हम उसका कन्वर्स भी निकाला करेंगे, उसका इनवर्स भी निकाला करेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि क्या वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव तो हमें निकालना आता है, और वो लॉजिकल इक्विवेलेंट में से कौन कौन सा है। तो कन्वर्स तो लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है, निगेशन है। निगेशन आपका इसके इक्वल होता है। ओके, एनीवन, इनवर्स आपके ख्याल से क्या लगता है कि इनवर्स होगा? मैं आपको बता दूं खुद ही, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। यस सर होगा। ये कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। ये आपकी इंप्लीकेशन है, ये आपकी इनवर्स। की जिस भी बच्चे का माइक है वो अपना माइक ऑफ कर दे, आपके माइक में से बहुत शोर आ रहा है, इससे बाकी भी दिक्कत हो रहे होंगे। ये दोनों आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होते, ना ही कन्वर्स और ना ही उसका जो ना ही कन्वर्स और ना ही इनवर्स जो होता है वो इंप्लीकेशन के इक्विवेलेंट नहीं होते। ओके, ये दोनों मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, नाइदर। ये आप लिख लीजिएगा, ये आप लोग भी अपने पास लिख लें, नाइदर कन्वर्स नॉर इनवर्स। neither converse nor inverse is equivalent to implication। ये बात आप फैक्ट है, ये याद रखिएगा। ना ही ये जो है ना इंप्लीकेशन का, ना ही कन्वर्स और ना ही उसका इनवर्स, ये दोनों इंप्लीकेशन के इक्विवेलेंट नहीं होते। हम सिर्फ इसको फाइंड करते हैं। ओके, सिर्फ हमें पता है कि P implies Q का अगर आपको कहा जाए इनवर्स निकालना है तो उसका इनवर्स क्या होता है? निगेशन P implies निगेशन Q। बट हम ये नहीं कह रहे कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट भी होंगे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसका इनवर्स ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। ना ही कन्वर्स उसके इक्विवेलेंट है, ना ही इनवर्स इंप्लीकेशन के इक्विवेलेंट है। ओके, अब जरा थोड़ी सी डिफरेंट बात आएगी, कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव क्या था जी? अगर इंप्लीकेशन हमारी P implies Q होती है तो कंट्रापोजिटिव क्या होता है? निगेशन Q implies निगेशन P। एनीवन, कोई मुझे ये बता सकता है कि कंट्रापोजिटिव आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा या नहीं? मेरा नहीं ख्याल सर होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सर होना। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। होगा सर। इसलिए कि मैं कह रहा हूँ, देखिए ये बात वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो जो बातें आपसे कह रहा हूँ ना, आपको फिर भी स्टडी करने के लिए ना इनको प्रूफ करके देखना चाहिए, ताकि आपका जो सर वो आप P जो implies रिजल्ट अपने Q। अपने पास याद करके रख रहे हैं, रिमेंबर रख रहे हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग करें। इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा लाजमी इन बातों को। मैं आपके पास आता हूँ,
और अब मैं इसको कंट्रापोजिटिव को इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ये आपकी जो है ये आपकी इम्प्लीकेशन है। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से जो है वो मतलब बता दूंगा। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने अल्टरनेटिव फॉर्म्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी। आपको जो उनके मतलब बताए थे मैंने और जो डिटेल उनको बताई थी वो मैंने काफी अच्छी तरह से उसका कॉन्सेप्ट दिया था। और आई होप कि आपको बड़ी आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। देखिए बस सुनिएगा कि मैं कहने क्या वाला हूँ यहाँ पे। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है इसका? इसका क्या मतलब है? इफ P देन Q, मतलब अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होगा। अगर P ट्रू है देन आपका Q क्या होगा? ट्रू ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका Q ट्रू ना हुआ, फॉल्स हुआ, तो फिर तो आपकी कंपाउंड कंडीशनल स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगी ना। तो हमने पहले भी उस दिन भी बात की थी कि हम यहाँ पे ट्रू होने की ही बात करते हैं। हम तो नहीं चाहते कि हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो गलत हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इम्प्लीकेशन का जो मतलब है वो क्या, अगर आप नोट करें तो क्या है कि व्हेन P इज ट्रू तो Q इज डेफिनेटली ट्रू। अगर आपका P ट्रू है तो अब Q को डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, क्योंकि यही एक केस है जिसके अंदर आप फील करते हैं, यू फील लाइक चीटेड, कि आपके साथ चीट किया गया, कि हमें कहा कि अगर आप P को सेटिस्फाई करेंगे तो Q आपको मिल जाएगा। Q आपकी कंक्लूजन है बेसिकली। तो वो अगर फॉल्स होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं इफ P इज ट्रू देन Q इज डेफिनेटली ट्रू। ओके, अब जरा कंट्रापोजिटिव की तरफ आए। ये आपसे कह रहा है कि अगर P है तो Q मिलेगा, अगर P है तो Q मिलेगा। ये आपसे क्या कह रहा है? नॉट Q, नॉट Q, इफ नॉट Q देन नॉट P। अगर आपके पास मतलब ये कि आपको Q नहीं मिलेगा जब तक आप P को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, नॉट P। ओके, दोनों का क्या हुआ है? नॉट। निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, निगेशन Q इंप्लाइज कर रहा है निगेशन P को। मतलब ये कि वो कह रहा है कि आपको Q, ये जो चीज है ये नहीं मिल रही। कब नहीं मिल रही? जब आप उसका, अगर आपने P को सेटिस्फाई नहीं किया हुआ। नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अगर P नहीं है तो Q भी नहीं है। सिंपली वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ, अगर P नहीं है तो फिर Q भी नहीं। फॉल्स फॉल्स। ओके, और आपको पता है ना सर कि ये भी तो हो सकता है अगर क्यू भी उसी वक्त उसी सूरत में मिलेगा जब आपके पास नेगेशन पी, जैसे हमने पी तब भी ट्रू होगा जब क्यू ट्रू होगा, जैसे इसी तरह नेगेशन क्यू तब भी जी नेगेशन मैं क्यू होगा जब नेगेशन पी होगा। बिल्कुल जैसे सिंपल यहाँ पे था ना, इफ P देन Q, सिंपली है। इफ नॉट Q देन नॉट P। अगर Q नहीं है तो फिर P भी नहीं है। ओके, क्योंकि हमें जो है वो उसके लिए P की तो जरूरत है ना, P को तो सेटिस्फाई करना हमारे लिए जरूरत है। तो आप चाहें तो इस बात को जो है वो ट्रुथ टेबल बना के इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि कंट्रापोजिटिव जो होता है वो और उसका इम्प्लीकेशन जो होता है ये आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं। ओके, ये आपके दोनों आपस में जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक रिजल्ट बता दूं कि जो ये जो आपका कन्वर्स और जो आपका इनवर्स होता है ना, कन्वर्स और इनवर्स बोथ आर इक्विवेलेंट। ये आपस में दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ये एक फैक्ट है, ये याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज वगैरह। कन्वर्स इनवर्स बोथ आर इक्विवेलेंट, मतलब ये आपस में दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन ये इंप्लीकेशन के इक्विवेलेंट नहीं है। मतलब कन्वर्स इंप्लीकेशन के साथ इक्विवेलेंट नहीं है, इनवर्स इंप्लीकेशन के साथ इक्विवेलेंट नहीं है। बट कन्वर्स और इनवर्स जो होते हैं ये दोनों खुद आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। ओके, ये भी आप बात प्रूव करके देख सकते हैं। आपको मैंने ट्रुथ टेबल जो है वो सिखाए हुए हैं। असल में मैं अब आपको जो है बस एक सेकंड मुझे, अगर आप 2 मिनट दें तो मैं सिद्रा को कहता हूँ वो मुझे होस्ट बना दें जरा। देन मैं आपको जो फाइल है जो दिखानी है वो पूरी दिखाता हूँ। जो कुछ पड़ा है सब कुछ उसके अंदर है, ट्रू टेबल्स बने हुए हैं। सिर्फ आपको अच्छी तरह से उसको रीड करना है और प्रैक्टिस, जो भी एग्जांपल्स वहां पे थोड़ी बहुत यूज हुई होती है लाजमी उनका जो प्रैक्टिस है वो लाजमी किया करें। तो उन्होंने मुझे होस्ट बना दिया है। मैं आपके साथ अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करने वाला हूँ और सर आपको जो हाँ, है वो वो इक्वल आया जी इम्प्लीकेशन। मैं
जी जी मुझे पता, वो इक्वली ही आना था, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। जी जी मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, जी, मैंने आपको ना होस्ट बना दिया हुआ है और इन जी स्टूडेंट्स जी को ये मैम। बताना था कि क्लास नहीं है सर अफ़ज़ाल सुब्हानी के साथ, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो उन्होंने बोल दिया कि वो आज क्लास नहीं लेंगे। ठीक है तो मैम। मैम छुट्टियां कब तक है फिर? बच्चे आप लोगों की कल क्लास है सर मनान के साथ। सर आपको भी बता देते हैं, सर मनान और सर अत्तार सर के ये साथ अगला कल आप लोगों लेक्चर की भी आप ही ले लें, मैम जी? नहीं फिर इंग्लिश भी आप ही ले लें। मेरा सर ए अगला सेक्शन के लेक्चर साथ ले क्या, लें, कल मुश्किल है। मेरा ए बच्चे सेक्शन के सिर्फ साथ क्या? उनका हाँ ए ये सेक्शन सेक्शन की लेक्चर है, ये सेक्शन उनका वेट कर रहा है। आप सब अभी लेक्चर नहीं ले सकते। बच्चे आप लोगों का कल क्लास है सर मनान के साथ भी, सर अत्तार के साथ भी, उसके बाद संडे से आपकी मैम कल हम छुट्टी नहीं है। ले सकते। मैं भी नहीं ले मैम सकता कल। ले लेंगे कोई यार, इश्यूज़ है बस मुझसे कुछ ग्रुप नहीं में होता। आके डिस्कस करें, ग्रुप में आके मुझसे डिस्कस करें जिनको इश्यूज़ हैं। ओके मैम। सर ये एक दफा पूरा पेज दिखा देना काइंडली। मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको सब कुछ ही आपको नजर आएगा। ये जितना कुछ आपने पढ़ा है ना, ये सब कुछ आपको नजर आएगा। मुझे बस एक सेकंड में मैं आपको अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको तसल्ली से जो है वो सारी चीजें दिखाता हूँ। आई होप कि आपके सामने जो स्क्रीन है वो शेयर हो गई होगी, आपको नजर आ रहा है यस ना? सर, ठीक, यस सर आ ओके। रहा है। तो आप मैं सारी चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जैक्ट उस पॉइंट पे लेके जाने वाला हूँ जहां से हमने आज स्टार्ट किया था। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ओके। ये सब कुछ आपका जो है वो आपके इसके अंदर इंक्लूडेड भी है। और मैंने काफी पहले भी कहा था, मैं आज फिर कह देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कल वाले लेक्चर में भी। कल आपका लेक्चर एक मेरे साथ होना है, ओके। अच्छा, ये देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेक्चर नंबर 3 है, लॉज ऑफ लॉजिक, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आपने सारा पढ़ना है, ओके। ये सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर, जो बात मैंने आपको बताई है ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, इसकी ये सारी चीजें पढ़ी है। मैं कल आपको ना एक पूरी एक एक्सरसाइज भी दिखा दूंगा, जो सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड होंगे उसके अंदर से। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो वहां से दिया जा सकता है, ओके। ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। ये कुछ ट्रूथ टेबल्स बने हुए हैं। ये आपकी कुछ जो है वो निगेशन वाला, जो अगर आप नीचे देखें कि निगेशन का जो मैंने आपको पढ़ाया था, निगेशन का कॉन्सेप्ट, वो सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। और आप देखें तो एंड वाले पेज पे सबसे ऊपर सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। ये नीचे जो है ये 4 पेज एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ऊपर आपको उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। उसके बाद देखें, अब आपको दिखाया भी है कि इनवर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होते। आपके लिए जितनी आसानी हो सकती है देखें वो इस फाइल के अंदर है। बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ये जो नीचे 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं राइटिंग इनवर्स, कि आपको इन एग्जांपल्स के इनवर्स लिखने हैं, उसके आंसर भी लिखे हुए हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि पहले आप उसको खुद सॉल्व करिएगा, देन आप उसको यहाँ से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं आपका कन्वर्स भी आ गया। कन्वर्स का भी सेम इसी तरह है। हमने ये बात प्रूव करके दिखाई है कि ये जो है ये आपस में क्या होता है। और कंट्रापोजिटिव जो है वो आप खुद प्रूव करके देख लीजिएगा। नीचे एंड पे आपके एक्सरसाइज के लिए 2 ट्रूथ टेबल बताए गए हैं, वो आपने प्रैक्टिस वर्क में सॉल्व करने हैं। और ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4, ये हम कल स्टार्ट यहाँ से कर देंगे। मतलब बाई कंडीशनल जो है बेसिकली हमारा जो एक जो प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर जो एक चीज रह गई है बाई कंडीशनल, वो हमारी कल खत्म हो जाएगी। और हमारा ये जो कंपाउंड प्रोपोजिशन जिन चीजों से हम बनाते थे, एंड और निगेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हमारी कल टोटली कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ तक ये सर जो ये आप पेज नंबर हमें भेज देंगे फाइल अभी? ये फाइल आप लोगों के पास है। मैं आपके सीआर को कह देता हूँ, अगर आपका सीआर अगर मेरी बात सुन रहा है, अगर वो लेक्चर के अंदर इंक्लूडेड है, तो अगर सीआर आप ऐसा करिएगा कि ये फाइल जो है ये बच्चों को एक बार दोबारा सेंड कर दीजिएगा, ओके। वैसे ये सर फाइल मैंने सबको सेंड की हुई है। सर ये जी वही जी फाइल है ना जो आपने पहले भेजी थी? सर जी जी दोबारा सबसे सेंड पहले कर दें। सर यस दोबारा सर, सेंड कर दें। यस सर पड़ी हुई है मेरे पास। बस आपने ये लेक्चर के फौरन बाद जो है ये लाजमी जो है ये सेंड करनी है, ओके। ठीक है सर, ओके सर। लेक्चर के बाद अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास 20 मिनट्स हैं, ठीक है। अभी लेक्चर के 20 मिनट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ तक अगर आपको अब कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताएं। नो सर। एनीवन, आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ तक है तो मेरे से डिस्कस करें। जी सर कल के लेक्चर की टाइमिंग क्या होगी? कल बच्चे आप करके बता दूंगी आपका लेक्चर की टाइमिंग, आपका सारा कुछ हम आपको ग्रुप में बता देंगे। जी अभी आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड, अगर आप वो पूछना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन, पीछे से भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। वरना मैं अपने लेक्चर में फिर आगे बढ़ जाऊंगा। जो हमने कल स्टार्ट करना है वो हम आज स्टार्ट कर देंगे ताकि कल हम उसको बेहतर कर लें। और
Okay. Anyone? किसी को सर जी सर जी ये जी कन्वर्स का ट्रुथ टेबल जो बना हुआ था वो जी आप समझाएंगे या आपने समझा दिया, मतलब कि वो हम खुद करें बल्कि? ट्रुथ टेबल मैंने ये देखा ना, मैंने बता दिया है कि P implies Q, Q implies P, ये दोनों आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर P आपका ट्रू है तो Q फॉल्स होगा तो इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाती है। If P is true and Q is false, this compound proposition becomes false. And in this case, if Q is true and P is false, then the compound proposition becomes false. तो ये दोनों के जो ट्रुथ वैल्यूज होंगी वो कभी भी आपस में मैच कर ही नहीं सकती। तो कन्वर्स और इम्प्लीकेशन आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। मैंने बता दिया था ये कि कैसे क्यों नहीं इक्विवेलेंट है, और ये भी बताया कि अगर आप करके देखना चाहते हैं तो आप करके भी देख सकते हैं। उसके बाद ये भी बता दिया कि आपको सॉल्व भी मिला हुआ है, सिर्फ अगर आप उसको देख लें, वहां पे आपको उन कॉलम्स के ऊपर जो है वो पॉइंट आउट भी किया गया है कि ये दो कॉलम्स के ऊपर ये दोनों आपस में देख सकते हैं आपके, वो दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है। इवन तो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप खुद करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ओके, आप करके देखिएगा और उसको डिटेल में फिर उसका चेक करिएगा कि क्यों ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। मैंने आपको सिंपल सा आंसर बता दिया कि व्हेन P is true and Q is false. When P is true and Q is false, then this compound proposition P implies Q becomes false. And in this case, when Q is true and P is false, then this compound proposition Q implies P becomes false. तो ये दोनों के आंसर्स कभी भी आपस में मैच ही नहीं करेंगे। तो मैच ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब कभी आपस में इक्विवेलेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों बातों का मतलब सेम है, डिफरेंट है, मतलब ही आप देखें डिफरेंट है। क्या है? इफ P then Q, अगर P है तो Q मिलेगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं इफ Q then P, अगर Q है तो P मिलेगा आपको। ओके, तो ये दोनों आपस में जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होते। ओके, तो हम अपना जो आगे का जो सेशन है, जो आज हमने और जो चीज हमने आगे पढ़नी थी, तो हम उसके ऊपर मूव करते हैं। ओके, तो हमारा अभी तक आपने देखा है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो है हमारा निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड अब हम पढ़ेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको देखिए नाम से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। बाई कंडीशनल का मतलब क्या है कि दो कंडीशंस होंगी। बाई का जो है वो दोनों तरफ, डायरेक्शन जो है वो दोनों तरफ होगी ऑब्वियसली। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी क्या होती है? दो तरफ इक्वेशंस होती, दो तरफ कंडीशंस होती हैं। तो इसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जरा इसकी एक छोटा सा इसका ओवरव्यू देके देन इसके बारे में बात स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इसकी हेडिंग यहाँ पे जरा एक बार दोबारा दे देता हूँ, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो let P and Q be two propositions. Let P and Q be two propositions, क्योंकि P और Q क्या होंगे? दो propositions होंगे। ओके, क्योंकि हम सारी चीज तो propositions के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना। Okay, let P and Q be two propositions. The biconditional statement of the form, the biconditional statement of the form P
बाई कंडीशनल ऑपरेटर हम इसको कहते हैं। ओके, दोनों तरफ इक्वेशन है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब ही तरफ है कि दोनों तरफ। ओके, बाई कंडीशनल का मतलब क्या है? दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या है? आपकी कंडीशन है। इज द प्रोपोजिशन, ये आपका एक प्रोपोजिशन होगा। इज द प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से हो गया, आप इसको सही कर लीजिएगा। इज द कंपाउंड प्रोपोजिशन, क्योंकि खाली प्रोपोजिशन नहीं है, इज द कंपाउंड प्रोपोजिशन P if and only if, P if and only if Q। देखें, ये जो बाई कंडीशनल ऑपरेटर है ना, ये इसको हम बाई कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। P ये बाई कंडीशनल ऑपरेटर है, और Q इसको हम रीड जब करते हैं ना, रीड जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते कैसे हैं? P if and only if Q, P if and only if Q। एक बात और याद रखिएगा, आप इसको बड़ी सिंपल वर्ड्स में इस तरह से भी लिख सकते हैं, P I डबल F Q। इसका जो मतलब है वो सेम है। I डबल F का जो मतलब है वो क्या है? सेम है। I डबल F का मतलब क्या होता है? If and only if। ये याद रखिएगा, सिंगल F नहीं है, ये डबल F है। ओके, ये डबल F के साथ जब आप लिखेंगे, I डबल F के साथ लिखेंगे, तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? ये शॉर्ट फॉर्म है इफ एंड ओनली इफ की। इफ एंड ओनली इफ को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये बात तो हमें आइडिया हो गया। अच्छा, दूसरा एक और, ये जो इसको थोड़ा सा मैं और एलैबोरेट कर देता हूं। P if and only if Q, ये जो P if and only if Q है ना, ये बेसिकली आपका दो स्टेटमेंट से मिलके बन रहा है। दो स्टेटमेंट से मिलके बन रहा है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, तो इसका एक मतलब तो होता है P if Q, इसका एक मतलब होता है P if Q, P अगर Q, एंड इसका एक और मतलब होता है P only if Q, P only if Q। ये देखें आप, ये दो मतलब हो गए, एक हो गया P if Q और एक हो गया P only if Q। मैं एक रिजल्ट बनाने वाला हूं यहां से, देखिएगा, मैं ये एक रिजल्ट बनाने लगा हूं यहां से। देखें, P if and only if Q, ये क्या होता है आपका? ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होती है ना, ये वाली P if and only if Q। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, P if and only if Q। इसके असल में ये दो चीजों से मिलके बना है। कि P if and only if Q जो होता है, ये बेसिकली दो चीजों से मिलके बनता है। कैसे मिलके बनता है? एक P if Q, P अगर Q, एंड P only if Q। अब अगर आप मुझे एक बात बताएं, आपको अगर ये बात अगर याद हो, तो हम लोगों ने ये चीज जो है वो की भी थी। देखिए, ये जो P if Q है, ये जो P if Q है, इसका जो मतलब होता है ना, P if Q, इसको अगर हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर हम उसके अंदर अगर रीड करते हैं, तो ये बेसिकली आपका जो बनता है, देखिए मैं पहले P only if Q का बता देता हूं। ये हमने पढ़ा था ना कि P only if Q जो है, P only if Q जो है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? P only if Q किसके इक्विवेलेंट होता है? हमने प्रूफ किया था, याद है आपको? If P then Q के इक्विवेलेंट होता है, याद है ना? हमने एक पूरा प्रूफ किया था और हमने ये बात दिखाई थी कि P, अगर आप अभी वापस जाए अल्टरनेटिव फॉर्म्स में, तो आपको ये वहां पे रिजल्ट आपको याद आ जाएगा। P only if Q जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? If P then Q के वो इक्विवेलेंट होता है। तो P only if Q किसके इक्विवेलेंट आ गया? If P then Q के। और P if Q किसके इक्विवेलेंट होगा? P if Q, P if Q का मतलब ये होता है, P if Q का मतलब ये होता है, P if Q का मतलब ये होता है, if Q then P, if Q, okay, P if Q then B। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये जो आपकी जो स्टेटमेंट है, आप देखें मैं क्या करने वाला हूं, सिंपली ये जो P only if Q है ना,
इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, एक बार और बताइएगा कि मैं इसको पहले भी लिख सकता हूँ, उसको बाद में भी लिख सकता हूँ। इससे आपको याद रहना चाहिए कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये भी कह सकते हैं कि P only if Q, P only if Q, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, एंड P if Q उसको बाद में लिख देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा कि मैं P only if Q की जगह पे क्या लिख देता हूँ, if P then Q। if P then Q जो है उसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ किसके अंदर, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। if P then Q की जो सिंबॉलिक फॉर्म होगी वो आपको पता है वो क्या होगी, P implies Q। ये मैंने उठा के इसकी जगह पे लिख दिया है, P only if Q की इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। एंड P if Q क्या है, if Q then P। if Q then P की ट्रांसलेट जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या बनेगी, Q implies P। तो ये बेसिकली असल में आपका लॉजिकल इक्विवेलेंट है किसके, P बाई कंडीशनल Q के। आपको खुद ही समझ आ जाएगा देख के। देखें यहाँ पे क्या है, P से एक एरो जा रहा है Q की तरफ और Q से एक एरो आ रहा है किसकी तरफ, P की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, P implies Q एंड Q implies P। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीवन? यहां तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक रिजल्ट हमने बना लिया है, ये बात याद रखिएगा कि P बाई कंडीशनल Q जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, इसके इक्विवेलेंट होता है। P implies Q एंड Q implies P। क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा P से एक एरो जा रहा है Q की तरफ, Q से भी एक एरो आ रहा है इसकी तरफ, P की तरफ। अब एक बात याद रखिएगा, P जो है वो सफिशिएंट भी है, वो नेसेसरी भी है किसके लिए, Q के लिए। P is sufficient and necessary for Q and Q is sufficient and necessary for P। मतलब ये कि जितना P Q के लिए इंपॉर्टेंट है उतना Q अब किसके लिए इंपॉर्टेंट है, P के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको याद होगा जब हम सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते थे तो हम कहते थे when P is true and then Q is definitely true। और हम जब वहां पे अल्टरनेटिव फॉर्म्स पढ़ते थे तो हम ये कहते थे Q is necessary for P, Q is necessary for P। बट हम ये नहीं कहते थे कि P is necessary for Q। बट हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम क्या कह रहे हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम बोल रहे हैं P is sufficient and necessary for Q and Q is sufficient and necessary for P। वाइस वर्सा, कन्वर्सली, क्योंकि कंडीशनल है ना, दोनों तरफ कंडीशन है। P से एक एरो जा रहा है Q की तरफ, Q से भी एक एरो आ रहा है किसकी तरफ, P की तरफ। P जितना इंपॉर्टेंट है Q के लिए, Q भी उतना ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, P के लिए। ओके, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसका नहीं, पहले बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का देखिएगा। P, एक मिनट पीछे कीजिएगा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। सर नीचे से थोड़ा, नीचे आई थिंक इसके नीचे कुछ है नहीं। सर वो हमने देखा था P मैं भी कंडीशन से जो आपने कराई थी ना पहले, इम्पोर्टेंट। जी जी P ओनली इफ Q तो है, इफ P देन Q के, P इफ बिल्कुल Q जी। इफ Q देन के P के इक्वल नहीं मेरे नजर आया मेरे नोट्स में। नहीं, मैंने वो आपको ये मैंने आपको पढ़ाया ये क्योंकि वो उसकी स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन इसका मतलब बताया कि P if Q का जो मतलब होता है, P if Q का मतलब होता है if Q then P। P if Q, देखे ना, इसको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में ट्रांसलेट किया गया है, P if Q then P। देखे ना, को आप ऐसे पढ़े ना, P लगी समझ। if Q, इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या बनेगी, if Q then P। ओके, तो हम इसका जरा सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने वाले हैं P बाय कंडीशनल Q का। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक होगा P, एक होगा Q और एक होगा P बाय कंडीशनल Q। ओके, आपको ट्रुथ टेबल बनाना आता है, वो सारा मसला नहीं है। हम सिर्फ केसेस यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, सारा काम मैंने आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है।
चलें अब बात करते हैं कि P बाई कंडीशनल Q आपका कब ट्रू होगा और कब आपका फॉल्स होगा. When P is true and Q is true, then definitely P by conditional Q is true. Okay? जब आपका P ट्रू है और जब आपका Q भी ट्रू है तो हमारा जो ये जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है ये तो ट्रू रहेगा, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों चीजें जो है वो आपस में क्या हो गई, ट्रू हो गई. ट्रू. ओके. अब क्वेश्चन ये है कि अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो P बाई कंडीशनल Q का आंसर क्या होगा? वो आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. वो आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में याद हो, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता था? कंडीशनल स्टेटमेंट में ये होता था when P is true and Q is false then P implies Q is false. क्यों? क्योंकि वो एक केस था जिसके अंदर आप फील करते थे, यू फील लाइक चीटेड, कि आपके साथ जो है वो चीट किया गया है. और हमने P बाई कंडीशनल Q के अंदर आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि जितना P Q के लिए जरूरी है उतना Q भी किसके लिए जरूरी है? P के लिए. तो अगर Q फॉल्स हुआ, अगर Q फॉल्स हुआ तो P बाई कंडीशनल Q का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. जितना P ट्रू है, जितना P जरूरी है Q के लिए उतना ही Q जरूरी होना चाहिए किसके लिए? P के लिए. When P is false and Q is true, then P by condition Q is again false. क्योंकि कंडीशन दोनों तरफ है अब. ओके? कंडीशन क्या है? दोनों तरफ है. मतलब ये कि आपको P मिला, Q नहीं मिला, या अगर आपको Q मिल गया और P नहीं मिला तो आपका आंसर जो है वो दोनों केस में फिर क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा. ओके? यहाँ तक अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. एनीवन, कोई बच्चा कोई बात पूछना चाहता है? नो सर. ओके. तो ये बात आपको पता चल जाएगी अब कि ऑब्वियसली इफ P is false and Q is false, both are false, then जो हमारा जो ये जो P बाई कंडीशनल Q है इसको फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपने तो स्टेटमेंट के अंदर आई नहीं ना. हमने तो ये कहा ना कि अगर P, याद होगा आपको कि अगर P सेटिस्फाई है तो हम Q के बारे में बात करेंगे, या अगर Q सेटिस्फाई है तो हम P के बारे में बात करेंगे. जैसे हमने इन दोनों केसेस में की कि हमने P को सेटिस्फाई किया, Q फॉल्स है तो आंसर फॉल्स. P फॉल्स है, Q ट्रू है तो आंसर फॉल्स. यहाँ पे जो दोनों फॉल्स है, मतलब ये कि जो आर्ग्यूमेंट था, आर्ग्यूमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम आर्ग्यूमेंट को फॉल्स नहीं कह सकते जब तक हम P या Q में से किसी एक को ट्रू ना करें. जब तक हमने किसी एक को ट्रू नहीं किया तो दूसरे के बारे में हम कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते. ओके? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं आपको एक बात लिख देता हूं. P बाई कंडीशनल Q is true whenever, ये मैं एक रिजल्ट आपको याद रखवाने के लिए बता रहा हूं. अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको ये एक फैक्ट याद रह जाएगा. P बाई कंडीशनल Q is true whenever the truth values of P and Q are same. आप यहां से एक फैक्ट याद रख लीजिएगा हमेशा. क्या फैक्ट? P बाई कंडीशनल हमेशा ट्रू होगा कब? जब P और Q की दोनों की सेम वैल्यूज होंगी. P एंड Q आर सेम. देखें, P और Q दोनों सेम थे, मतलब दोनों ट्रू थे, तो आंसर भी ट्रू ही है. फॉल्स तो आंसर क्या है? ट्रू है. P बाई कंडीशन Q ट्रू होगा जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी. एक भी चेंज हुई तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ये सिर्फ एक फैक्ट था जो कि मैंने आपको बताना चाहता था. ओके, तो हम इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बाई कंडीशनल को हम और डिटेल में जो है वो लेके जाएंगे. आपको जो काम मैंने अभी दिखाया था पीडीएफ फाइल में. जी हेलो सर, अगर हम इसको उससे सॉल्व करें P implies Q and Q implies P, तभी रिजल्ट तो यही आएगा ना बाय कंडीशन. जब भी रिजल्ट यही आएगा. ये बात आप चाहे प्रूव करके देखिएगा. P implies Q
एंड Q implies P लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है किसके? P बाय कंडीशनल Q के। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, ये मैंने करवा ही इसलिए सारी बात है, ये याद रखिएगा। चले इंशाल्लाह। तो अगर कोई आपका फिर भी अगर कोई पॉइंट या कोई आपका अगर आपने किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो कल लेक्चर में के स्टार्ट में हम वहीं से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल के सारी चीजें दिखाई हैं वो लाजमी आपको करनी है। ओके, वो लाजमी सारी चीजें। बच्चे आप लीव ना कीजिएगा सर, अगर लीव करते मुझे जरूरी बात करनी है आप लोगों से। जी मैम, आपसे जरूरी बात। तो मैं अपनी दूसरी क्लास में अब मेरा और आप जी, मैम एक को मिनट। होस्ट बना दें। मैम को होस्ट बना जी मैं उनको होस्ट बना देता हूँ जी। उसके बाद इसने फिर ऑफ हुई है। शुरू से जब आया था